ए एंड बी क्या है, यहाँ दो वेक्टर हैं जिसके बीच का एंगल थीटा दे दिया है। आपसे यहाँ कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रेंज क्या हो सकता है। रेंज का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ कि अगर मान लो मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज का मतलब ये होता है कि उस चीज़ का मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मतलब जिसके बीच वो क्या करे, उसकी वैल्यू रोटेट करे, तो वहीं उसकी रेंज होता है। तो बेसिकली हम लोग पिछले ही क्लास में देख चुके हैं कि दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल हो ना, तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है, कितना होता है, आर मिनिमम ए माइनस बी। मतलब अगर कोई दो वेक्टर हो तो उसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो कब होता है, जब एंटी पैरेलल। एक बात ये, मैक्सिमम कितना होता है उसको सीधे जोड़ लो, कब होता है ये ऐसा, जब हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल, मतलब जब वो वेक्टर पैरेलल में, तो वो भी मैं लिख दिया हूँ। तो रेंज की बात करूँ तो रेंज यही होगा उसका, मतलब रेंज ये आर क्या है, वही है रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आर क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है किससे, मिनिमम से, और बराबर भी हो सकता है। छोटा हो सकता है किससे, मैक्सिमम से, और बराबर भी हो सकता है। एक ये क्वेश्चन था। दूसरी बात देखो, आप आर को ऐसे और ऐसे लिखते हो, कब लिखते हो ये बात आपको पता है, पर उसमें हम थोड़ा कुछ डिफरेंट समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे काम देगा न्यूमेरिकल बनाने में। अगर ये ए वेक्टर है प्लस बी कोई वेक्टर है, तो जो हम लोग लिए हैं, तो ये क्या है, ये मैं अगर इस टर्म को लिखूँ, ये टर्म जो ये ऊपर मोड में जो लिखा ये है सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर्स, समझ आ रहा है ना। ये क्या है, ये भी सम है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर्स, समझ आ रहा है ना। ये डिफरेंट है, ये क्या है, ये जो मोड लगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। हाँ, आपको पता है कि ये ऐसे हम लोग कब जोड़ते, ये जोड़ने में ये सम में ये अंतर है, इसको हमने यहाँ सीधे मैग्नीट्यूड को जोड़े हैं, इसका मतलब ये भी होता है। पर यहाँ मैग्नीट्यूड को हम लोग नहीं जोड़े, दो वेक्टर को जोड़े। यहाँ अगर इस तरह से अगर कभी भी लिखा हो तो उससे ये पता चल जाता है कि उनके बीच का एंगल हमेशा, मतलब उस समय क्या रहा होगा, 0 डिग्री, और इसमें कोई किसी बात का पता नहीं चलता है। इसीलिए इस समय आप जानते हो रिजल्टेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर है, समझ आ रहा है। और भी इसमें आप काफ़ी चीज़ निकाल सकते हो। ये कब होगा, जब पैरेलल हो, ये कब होगा, जब एंटी पैरेलल हो, ये रेंज हो गया, ये कब होगा, ये जनरल वाला बात हो गया ना। इसमें से और भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो फॉर्मूला तो वो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये सब का नाम नहीं लिखो, ये बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये वेक्टर ए है। मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या वेक्टर ए है, VECTOR, वेक्टर ए है। ये क्या है, पर ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। तो ये बात सब आपको समझना जरूरी है। हमने यहाँ क्या किया, सीधे मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया, यहाँ क्या किए, वेक्टर को जोड़े हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो सिंपल है, कुछ खास नहीं है, पर समझना तो ज़रूरी है।
देखो मान लो कि कोई अगर ये ए वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर ये ए अभी इतना बड़ा है, ए कोई वेक्टर है और इसका लेंथ ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका, समझ आ रहा है ना। अगर कोई आपको बोले इसको क्या करो, 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा कहना है कि इसको क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखोगे इसको तो ऐसे 2a वेक्टर लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा। इस लेंथ को हम लोग को 2 टाइम्स बनाना भी पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। तो अब तो अभी इसमें देखो ये 2 क्या है, यहाँ स्केलर है और ये a क्या है, वेक्टर है, समझ आ रहा है ना। तो इसको मिटा दो, तो ये इस वेक्टर अंतर क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इससे 2 टाइम्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 क्या है, यहाँ कोई स्केलर है। पर देख डायरेक्शन अभी भी जो पहले था वही ये अभी भी है, समझ आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी है कि 2 क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्ट मतलब पॉजिटिव स्केलर है। तो कहा जाता है कि अगर इन जनरल अगर देखा जाए, इन जनरल मान लो कोई वेक्टर ए पहले से ये है, अगर इसमें हम किसी m से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी अभी एक वेक्टर ही होगा, ये अभी भी एक वेक्टर ही है। इट इज अ वेक्टर, ये अभी भी क्या है, एक वेक्टर ही है। बट its magnitude is m times but its magnitude is m times of a, समझ आ रहा है ना। और एक बात मैं कर लेता हूँ, पर इसके डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये यही ए वेक्टर था, तो डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। जब ए पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जब एम पॉजिटिव हो तब इसके डायरेक्शन पे मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट जब एम नेगेटिव हो जाए तो उसका डायरेक्शन मतलब रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ वेक्टर ए में -m से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, वेक्टर जो ए है इसमें अगर हम लोग -m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जरूर ये वेक्टर बन जाएगा, पर इसका डायरेक्शन जो होगा ना वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो यही है, अगर आप यहाँ m पॉजिटिव हो तो सेम एज अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एंड m नेगेटिव हो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इतना ही है कहानी, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको थोड़ा और अच्छे से भी लिख सकते हो। मान लो कि कोई वेक्टर a इंटू एम है, एडिशन फॉर्म में a इंटू एम है, और दूसरा n इंटू ए है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a को कॉमन निकाल के m प्लस n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीज़न भी यही है, डिवीज़न में भी कोई खास रोल नहीं है। डिवीज़न में मतलब यही हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, अगर इन जनरली मैं कर देता हूँ यहाँ भी, अगर मान लो वेक्टर ए ये था, इसको हम लोग क्या करें, ऐसे लिखेंगे, हाँ, पर वेक्टर ये अभी भी ये क्या होगा, अभी भी इट इज अ वेक्टर, समझ, अभी भी ये क्या वेक्टर ही है। बट it is m टाइम, हाँ, बट लगा दें, बट इट इज m टाइम्स ऑफ है, समझ आ रहा है ना।
पर ये यहाँ जैसे कि मतलब इट इज अ वेक्टर बट इट इज 1/m टाइम्स ऑफ, ये आप लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो, इट इज 1/m टाइम्स ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि वो मतलब m टाइम्स बड़ा है a से और ये m टाइम्स छोटा है a से। यही दोनों में यही इसकी कंसेप्ट है, आप लिख सकते हो इसको अच्छे से। डायरेक्शन कंसेप्ट, या उसको हम लोग डायरेक्शन सेंस भी बोल सकते हैं। क्या डायरेक्शन कंसेप्ट, डायरेक्शन मतलब या सेंस, देखो इसका यूज हम लोग आंसर को लिखने में करते। काफ़ी बार आप फिजिक्स में से करो मतलब सवाल करोगे जिसको अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़े, या फिर साउथ ईस्ट जो भी आप डायरेक्शन जानते हो उसके अगर फॉर्म में अगर आंसर को लिखना पड़े तो हमें ये ही डायरेक्शन कंसेप्ट या सेंस हमें मदद करेगा। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग को पता है कि डायरेक्शन कितने होते हैं, हाउ मेनी डायरेक्शन? चलो छोड़ो कोई बात। देखो वैसे डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं डायरेक्शन? डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं। समझ आ रहा है ना? देखो कोई तो ये बोल रहा नहीं सर 4 ही डायरेक्शन होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। 4 ही डायरेक्शन, वो 4 डायरेक्शन जो आप बोल रहे हो उस पर हम बात करेंगे। देखो क्या ये कोई एक डायरेक्शन नहीं है? ये भी डायरेक्शन है, ये भी एक 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 डायरेक्शन है, ये भी। तो डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकता नहीं, होता ही है। बट उन सभी डायरेक्शन को लिखने के लिए अगर हम लोग को उन सभी डायरेक्शन के संदर्भ में उन सभी डायरेक्शन को अगर हमारे नोटबुक में लिखना है, कभी आंसर आ गया तो उस डायरेक्शन को लिखने के लिए, समझ आ रहा है ना, 4 डायरेक्शन को फिक्स्ड माना गया है। ऐसे समझो कि 4 डायरेक्शन को मेरा कहना 4 जो डायरेक्शन आप जानते हो वो फोर्थ डायरेक्शन को फ्रेम मतलब रेफरेंस लेवल माना गया। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उन सब डायरेक्शन को मेजर करते हैं। समझ आ रहा है ना? जैसे अगर मान लो कि आपको पता है कि बोर्ड पे इस डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो कोई चीज़ अगर यहाँ है, आपको बताना है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि वो चीज़ मान लो कोई पी चीज़ यहाँ है और आपसे कोई पूछा है कि वो पी कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आपको ये बताना होगा कि आप क्या करो, ईस्ट से थीटा एंगल बना लो। ईस्ट से थीटा एंगल बना के अगर आप चलोगे इधर तो आपको कहीं न कहीं जगह पे पी मिल जाएगा। तो फिर उसको लिखे कैसे, वो हम लोग यहीं सीखेंगे। देखो जैसे हम अभी बोले कि डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है, बट उसमें हम लोग फोर्थ डायरेक्शन को मतलब फोर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस लेवल माना गया, उसी के संदर्भ में हम सारे डायरेक्शन को लिख सकते हैं। तो आप लोग को तो ये सब सिंपली नॉलेज ये बात पता ही है कि अगर हम बोर्ड पे बोले या नोटबुक पे ऊपर के डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, नॉर्थ। राइट हैंड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड को वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ है, एन से हम लोग लिखेंगे। ये क्या है, ईस्ट, ई से लिखेंगे। ये क्या है, साउथ, एस से लिखेंगे। ये क्या है, वेस्ट, डब्ल्यू से लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? तो मान लो कि अगर इसी में कोई वेक्टर आर या फिर कोई मान लो वेक्टर आर यहाँ दे दिया है,
जो ईस्ट से थीटा एंगल बना रहा है, समझ आ रहा है ना, मतलब ये एक डायरेक्शन सेंस, इसी को डायरेक्शन सेंस न्यूज मतलब जो आप देखते हो न्यूज, वो इसी का मतलब उसका फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यही है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि कोई मान लो कोई किसी वेक्टर का रिजल्टेंट है, जिसको इस तरह से अगर आपको मिला है आंसर में, मान लो ईस्ट से थीटा एंगल पे जाते हुए आपको उसका रिजल्टेंट मिल रहा, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे लिखोगे, वही हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो एक उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बात को याद रखना है। देखो ये आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो आप लिखोगे आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर एट थीटा डिग्री, समझ आ रहा है ना, थीटा डिग्री। देखो हम लोग क्या लिखे, ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड एट कहाँ, थीटा पे, कहाँ किधर से किधर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ईस्ट से थीटा नॉर्थ है। आप इतना ही सोचो, सिर्फ लिखने का तरीका यही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कोई वेक्टर का रिजल्टेंट आर है, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, वो थीटा डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर है, पर उसको लिखने का तरीका ये क्या है, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोल सकते हो एट थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ आ रहा है ना। तो कोई अगर किसी को, हाँ इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर मान लो ये अगर नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल अगर देखोगे तो 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो वहाँ जब लिखोगे तो ये मतलब आर एट 90 माइनस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इतना ही होता है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में आप क्या करो, फिट कर लो, बहुत ईजी है। अब देखिए इसमें एक और रटने वाले ही बात है, समझो उसको। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। अगर मान लो कोई वेक्टर आर, मान लो कोई वेक्टर क्या आर, वही वेक्टर यहाँ से 45 डिग्री पे दे दिया है, तो कैसे लिखोगे, तब तो और आसान हो गया। इस डायरेक्शन को एनई डायरेक्शन बोला जाता है। इसका मतलब हुआ नॉर्थ और साउथ के बीचों बीच, समझ आ रहा ना। आप ये लिख सकते हो आर एट एन ई या ई एन, कुछ भी लिखो बात वही होगा। तो इस वाले में होगा तो इसको लेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को लेंगे। इस क्वाड्रेंट में होगा तो मतलब वेस्ट साउथ को लेंगे, इसमें होगा तो ईस्ट वेस्ट या साउथ ईस्ट को लेंगे। मतलब जिस वाले क्वाड्रेंट में हमको वेक्टर दिखेगा 45 डिग्री को, उसको ऐसे लिख लेंगे। यही था डायरेक्शन कंसेप्ट या डायरेक्शन सेंस। इसको आप थोड़ा ढंग से याद रखो, इम्पोर्टेंट है पर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस मार्कर की डिस्टेंस बताओ, इस मार्कर की डिस्टेंस बताओ, या पेन की डिस्टेंस बताओ, या फिर ये इंक का बॉटल है इसकी डिस्टेंस बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते, या फिर ये क्वेश्चन ही पूछने का तरीका ही थोड़ा गलत है। मुझे ये बोलना चाहिए कि इस मार्कर का डिस्टेंस इस बोर्ड से कितना होगा, या इस बोर्ड से बताओ, या उस वॉल से बताओ, या फिर ग्राउंड से बताओ, या उस कॉर्नर से बताओ, तो फिर आप दे सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये जो मैं एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ कि वहाँ से बताओ, वहाँ से बताओ, इसी चीज़ों को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसका दूसरे मतलब दूसरे शब्द इसका नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। पूरी फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हर जगह मतलब काफ़ी जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख के नहीं इसको ज़रूर बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होता ही है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ये कोई 3 स्ट्रेट लाइन, क्या है, कोई 3 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली। तो वैसे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, मतलब कोई क्या करे, कोई 3 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर किसी एक पॉइंट पे म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ऐसे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। जैसे मान लो कि ये मार्कर और ये पेन है, कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये दोनों मार्कर क्या करे, इसको ऐसे म्यूचुअली क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये मार्कर ऐसे करे, ये क्या, ये जो तीनों है, एक दो मार्कर और एक पेन, क्या ये एक मतलब ये सब एक दूसरे को, या फिर मैं तीनों को बात करूँगा, क्या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिख रहा है इसी को ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, और ऐसे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। डिफिनेशन में बाद में भी बोल दूँगा, पहले इसको समझो एक बार। जैसे देखो, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये ना, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस समझने के लिए, इसको वाई एक्सिस समझने के लिए ना। अब देखो रियली में जेड एक्सिस अगर देखोगे तो वो ऐसे होता है, पर बोर्ड पे या किसी नोटबुक पे ऐसे बनाना इम्पॉसिबल है, ये 3D में ही हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे के वजह क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, जो क्या है जेड एक्सिस, और यही क्या है ओरिजिन, जिसको जनरली ओ से लिखा जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। समझ आ रहा है ना, जिसको हम लोग किस चीज़ से ओ से लिखते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 ही होते, जहाँ आप ओरिजिन मानोगे वहीं 0 0 कोऑर्डिनेट ले सकते हो, और उसको ओरिजिन बोला जाता है। और यही क्या है, इसी सिस्टम को कोऑर्डिनेट, इसी ये जो हमने अभी यहाँ बनाया है बोर्ड पे, ये इसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ आ रहा है। और इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ये तो सिंपल ही था, क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कोई दिक्कत, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर हम लोग किसी का कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, ये बात थोड़ा समझो। हम लोग किसी का कोऑर्डिनेट लिखते कैसे, जैसे मान लो कि हमने बेसिकली, और कोऑर्डिनेट एक बात और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट का मीनिंग है कि आप जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। देख कोऑर्डिनेट का मतलब समझना कि आप किसी पार्टिकुलर एक्सिस के जगह अलोंग जितना चलोगे वहीं उसका कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, किसी पार्टिकुलर मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर 2 चल गए तो 2 आपका कोऑर्डिनेट हो गया। कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और आपको मैं बता दूं, इस ये 0 0 सब 0 तो दिख रहा है, लेकिन इसमें ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, जेड कोऑर्डिनेट लिखा है पूरा ना। समझना, हम लोग पहले किसको लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, उसके बाद वाई, और उसके सबसे बाद में जेड कोऑर्डिनेट को। तो फिर तो समझो बात को, कोऑर्डिनेट क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस में आप जितना चलते हो, या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
वाई एक्सिस के अलोंग जितना लेगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग जितना लेगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि आपको सिंपली अगर कोई पूछे कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चला, वाई एक्सिस के अलोंग -2 चला, जेड एक्सिस के अलोंग 5 चला, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो पी पॉइंट पे फाइनली पहुंच गया। तो कितना चला था, 2 -3 और 5, तो 2 2 -3 5 ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका कोऑर्डिनेट है। और यहाँ कहीं अगर ऐसे ही लिखा है, अगर मान लो कहीं लिखा है कोई पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट पे है 8 6 9, कोई पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग 8 चला होगा, 8 मीटर समझ लो, मीटर में है मान लो 8 मीटर चला होगा, वाई एक्सिस में कितना 6 मीटर और जेड एक्सिस में 9 मीटर। इसका मीनिंग यही होता है। ये तो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट था। अब देखो अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मैं अगर चल रहा तो मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करता है, सिर्फ एक्स। अगर आप दूसरी बात ये अगर बोलूँ एक्स वाई प्लेन में चल रहा हूँ, या अब मैं प्लेन पर थोड़ा आ गया, तो उस समय आपका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, एक्स वाई सिर्फ। अगर एक्स वाई प्लेन में अगर आप चलते हो तो उस समय आपका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा मतलब 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। अगर वाई जेड में चलोगे तो एक्स, और एक्स जेड में चलोगे तो वाई। समझ आ रहा ना, ऐसे समझो कि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड में एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जेड एक्स में वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस पर वाई जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर जेड एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जेड एक्सिस पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0। ये बात ध्यान में रखना, यही है कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा। यूनिट वेक्टर, हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर। देखो डिफिनेशन हम लोग बाद में समझेंगे, इसको पहले एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको लिख दूं मैं बोर्ड पे तो उससे समझना। 10 न्यूटन फोर्स act on the body along x axis। समझ आ रहा है ना, मैंने क्या लिखा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें देखो कितना बात है, ये जो 10 लिखा है 10 न्यूटन, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, समझना बात, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ये जो यहाँ से यहाँ लिखा ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझ आ रहा है ना, क्या है ये इतना जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और ये क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई ही तो किए है, एक साथ लिख दिए। देखो इसका मतलब अगर ये आप इतना लिखते तब आप, अगर आपको किसी को बताना होता कि इस बॉडी पे इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, ये बात पूरा यूज आपको करना। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, ये बातें इतना मतलब लिखना पड़ा, तभी हम किसी को पता चलेगा कि किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की दिशा में लग रहा है। उसी मतलब इतना लिखने से बचने के लिए ऐसे समझो, इतना लिखने से हम लोगों को बचाने के लिए ही साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यूनिट वेक्टर को डिस्कवर किया। समझना कैसे उसने इस चीज़ को बनाया।
तो मान लो कि ये क्या है, ये मैं बोलूँ कि ये कंप्लीटली क्या था, एक वेक्टर है। ये क्या है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक वेक्टर है ना। तो मैं लिखूँ यहाँ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, VECTO वेक्टर। ये 10 है, 10 ही रखता हूँ, 10 न्यूटन। मैं इन सब को P मान लेता हूँ, क्योंकि उतना लिखने से अच्छा है मैं उन सब को P मान लिया। या फिर P मत मानो, आई कैप मान लो, आई कैप। हम लोग चलते हैं ओरिजिनल पे ही चलते हैं। क्या बोला फिर से समझो। आप ये जो एक कंप्लीट लिखा है, ये क्या वेक्टर को ही तो डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते। तो ये जो लिखा 10 एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें दोनों चीज़ है, डायरेक्शन को भी बताते हैं और मैग्नीट्यूड को, इसीलिए ये कंप्लीट वेक्टर को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए मैं लिखा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और ये पूरा टोटल जो है कोई वेक्टर है। मान लो कि इसका नाम वेक्टर की जगह मैं फोर्स वेक्टर लिख सकता था, लिख ही देता हूँ फोर्स वेक्टर। कौन सा वेक्टर, फोर्स। ये कौन सा वेक्टर है, फोर्स है, जो कि एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर। मैं ये लिख भी देता हूँ, फोर्स वेक्टर। समझ आ रहा है ना। अब ये जो टर्म मैंने फोर्स एक्ट ऑन बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस लिख, उसको रिप्लेस किया हूँ आई कैप से। इसी आई कैप को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। समझ आ रहा है। तो मैं इस आई इक्वल टू, अगर मैं यहाँ अच्छे से यहाँ ढंग से लिखूँ तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई कैप इक्वल टू F/10 न्यूटन, यही होगा ना। तो ये 10 न्यूटन क्या है, इसी जो फोर्स हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी पे लगा उसी का मैग्नीट्यूड है। ये F क्या है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये तो मैं लिख दिया हूँ, ये आई क्या है, यही यूनिट वेक्टर है। समझ आ रहा है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर, बेसिकली यूनिट वेक्टर एक कंसेप्ट है जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ का डायरेक्शन निकालेंगे। समझ आ रहा है, किसी चीज़ का क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो बेसिकली अगर, हाँ, ये कहानी था समझने के लिए, पर इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इधर। देखो, अगर ए कोई वेक्टर है ना, ए कोई वेक्टर है, यदि इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसी ए पे कैप लगाएंगे। ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, आज यहाँ लिखूंगा नहीं, बोल लूँगा जरूर। ये क्या है, पढ़ेंगे क्या इसको, ए कैप, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को सिंबॉलिक रूप से। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, मतलब उसी वेक्टर को, कौन वेक्टर जो हमने